है उसका अभी अच्छा चुनाव में लड़ाने है बहुत लोगों को। लो जी चेयरमैन, अभी आपसे करो। और बाबा साहब का एक प्रेम सिंह जी, चौधरी साहब, प्रेम सिंह जी। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि ये सौभाग्य मेरा है। मुझे नहीं जानकारी थी कि आज आपने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। मुझे लगता था कि मैं आऊँगा, मिलूँगा, जो भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, एक अनौपचारिक बातचीत हम लोग बैठ के करेंगे। और अभी परिचय भी मुझे आप सबने दिया हनोटिया जी के संबंध में, भारती जी के संबंध में, हमारे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी ने काफ़ी बताया। मैं मानता हूं कि समाज की सामूहिक शक्ति होती है। सोसाइटी अपने पाथ पे चल रही है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, सोशल बिहेवियर में परिवर्तन हो रहा है। हर एक आदमी एक दौड़ में दौड़ रहा है, विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी सेल्फ रियलाइजेशन। बस दौड़ना है, कहाँ तक पहुँचना है, क्यों दौड़ना है, किस लिए दौड़ना है, वो ऑब्जेक्टिव सबके लिए क्लियर नहीं होते। अब आप सोशल मीडिया का फिनोमेना देखिए, सब कुछ फोकस है सेल्फ के ऊपर। आप सेल्फी लें, डालें, और कोई लाइक करे ना करे, खुद ही लाइक कर दें। ऐसे समय में जो समाज के जो ढांचे थे, या जो समाज के अंदर एक सोच थी कि समर्पण भाव, मुझसे भी बड़ी कोई चीज़ है, उसके आगे मैं झुकूं, अकेला मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे ज़रूरत है और लोगों की, मैं और लोगों के लिए मददगार बनूं, इन भावनाओं को धीमे धीमे कमज़ोर किया जा रहा है। और इसलिए मैं बधाई देता हूं कि एक संगठन के नाते आप सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, सेवारत हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेटेड हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप अपने जीवन से समय निकाल कर एक दूसरे की मदद करने के लिए हाथ बटा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आपकी ताकत है। और जो हमारे बीच में जो लोग थे, जिन्होंने योगदान दिया, इस संगठन की रचना करी, अपना समय दिया, सामर्थ्य दिया, आप उनको याद कर रहे हैं। आपके इस प्रयास में मैं भी शामिल होता हूँ। सच्चाई ये है कि चौधरी साहब के निधन के बाद भी सामूहिक रूप से मैं भी कहीं श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाया। समय ही कुछ ऐसा था। आज यहाँ मंच से बात ये कही गई कि इकट्ठा होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय खतरे से भरा हुआ है। अभी परिचय आपने दिया रेलवेज का, और जो दूसरे प्रतिनिधि, राष्ट्रीय पदाधिकारी आपके संगठन के आए हैं, आप तो सब मोनेटाइज होने वाले हो, और जो कमजोर होता है उसे आवश्यकता होती है संगठन की। मैं ज़्यादा उस पर चर्चा आज नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वो विषय नहीं है। लेकिन आप खुद समझदार हैं, मार्केट फोर्सेस अपने आप काम करें, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ फेयर सबके लिए ग्राउंड बनाएं, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएं, तब तो ठीक होता है। लेकिन हम और आप जान रहे हैं और देख रहे हैं कि वो देश में हो नहीं रहा। कोई भी नीति, कोई भी फैसला व्यावहारिक तब होगा जब वो चर्चा के बाद होगा, सोच समझ के बाद होगा। वैक्यूम में लिए गए फैसले, वैक्यूम में पॉलिटिक्स चल नहीं सकती, वो व्यावहारिक नहीं होगी। मतदाता के रूप में 5 साल में आपको एक बार पूछा जाता है आपका मत क्या है। लेकिन जहां दूसरे देशों में बहुत विस्तृत चर्चाएं होती हैं, मुद्दों पर आधारित चुनाव भी होते हैं कुछ हद तक, हमारे यहाँ दूसरा ही माहौल होता है। यानी समाज के पास वो अधिकार है, नागरिक के पास जो बाबा साहब ने संविधान आपको दिया है, उसमें अधिकार आपको दिया गया है। निरंतरता के साथ आप प्रश्न पूछ सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। विरोध करना, उसको राष्ट्रवाद से जोड़ देना, ये कोई मजबूत नेतृत्व की निशानी नहीं। मजबूत नेता वो होता है जो मजबूत समाज के आगे झुकना जानता हो, कभी कभी रुकना जानता हो, पीछे देखना जानता हो, पीछे मुड़ना जानता हो। जिद से देश नहीं चल सकता। मैं आहत हूं, मौलाना रशीदी साहब ने जो संकेत दिया, मध्य प्रदेश में क्या हुआ गरीब के साथ, हर चीज को एक ही चश्मे से, एक ही निगाह से देखा जा रहा है। वही घटना कानपुर में हुई। आपको जानकारी भी नहीं होगी, कुछ दिन पहले, तीज के त्योहार के पहले भी ऐसा ही एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग मुजफ्फरनगर के एक गली में घुसा
और पूछ पूछ के भाई बता, नाम बता, और मारपीट पे उतर आया। सिविल सोसाइटी अगर सोती रहेगी, ये आपके साथ नहीं हो रहा, ये तो हम सब के साथ हो रहा है। अगर आज राष्ट्र की आत्मा नहीं जागेगी तो फिर क्या बचेगा। वहीं मुजफ्फरनगर में हमारी पार्टी के लोग गए, क्योंकि कानून तो है ना, पालन तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने वहां अधिकारी से मिले, उनका गिरफ्तार कर, वरना हालात और बिगड़ेंगे। तो सरकार को कुछ ना कुछ उसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। केस चार्ज हुआ, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बस उस ताकत को पहचानिए। चौधरी साहब भी बड़े पदों पर रहे, लेकिन वो पंचायती मिजाज को फॉलो करते थे। कई बार बड़ी बड़ी पंचायत होती थी, किसी से गलतियां भी हुई, सरकार ने कुछ अति कर दी, लाठीचार्ज का प्रयोग कर दिया या बल प्रयोग का कर दिया, लोगों में नाराजगी बनी, लोगों ने सामूहिक तौर पे विरोध किया, तो चौधरी साहब वहां जाते, सुनते भी, घंटों चलती थी पंचायत, किसी को नहीं मालूम क्या निष्कर्ष निकलेगा, और वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं निष्कर्ष जल्दी निकले, लोग अपने घर लौटे। 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, आज भी हम लोग अड़े हुए हैं कि नहीं, ये तो किसान ही नहीं है, ये तो एक कम्युनिटी के लोग हैं, ये तो सीमित लोग हैं, ये तो कभी पहले आड़ती बताया, फिर बताया चाइना से पैसा मिल रहा है। तो इसलिए मैं आप सब से अपील करता हूँ, आप सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने मेहनत के बल पर एक मुकाम पे पहुंचे। ऐसी ताकतों और ऐसे सोच के खिलाफ अपने स्तर पे भी आप जरूर विरोध दर्ज कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। रेल हो, हाईवे हो, सड़क हो, सब कुछ बेचा जा रहा है। कल प्रधानमंत्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया है कि सब कुछ, कभी कुछ 40 साल के लिए, कुछ 100 साल के लिए। दूसरा सबसे बड़ी जो खबर है, जातीय जनगणना। मेरे साथ जयंत चौधरी हैं, युवा नेता हैं, और लगातार जो ऑपरेशन सोसाइटी की बात हो या हक अधिकार की बात हो और निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। जयंत जी, कैसे ले रहे हैं कल जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हाईवे, रेलवे, स्टेडियम तक के बेचा जा रहा है? ये गहराते वित्तीय संकट का प्रमाण है। आम आदमी की रोजी रोटी कठिन होती जा रही है। जो उसके जीवन का स्तर था 5, 6, 7 साल पहले, जो आनंद थे, वे दुर्लभ होते जा रहे हैं। कहीं से भी उसे नया पैसा आता दिख नहीं रहा, कॉन्फिडेंस अफेक्टेड हो गया। हर मंडी, हर मार्केट में आप जाके देखेंगे, ग्राहक पहले जिस तरह से आते थे, आज सामान उठाने देखने भी नहीं पहुंच रहे। तो हर स्तर पे इसका प्रभाव पड़ा है। और सरकार यूं तो जीएसटी के नाम पे इतना पैसा ले रही है, लाखों करोड़ इकट्ठा कर रही है। टैक्सेस, पेट्रोल डीजल पे कोई छूट आम आदमी को दिया नहीं, इतना पैसा आ रहा है। सवाल आता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में भी सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, 4 लाख रुपए भी हम कोविड मृतक परिवार को दे नहीं सकते, हमारे पास धन नहीं है। और दूसरे ओर कह रहे हैं कि बेचना पड़ेगा। तो निजीकरण का एक दौर है, और कोई भी पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय ये नहीं कह रहा कि हाँ, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन उसके टर्म्स कौन तय करेगा। ये तो संभव नहीं कि कैपिटल सरकार लगाएगी, रिस्क पीएसयू लेगा और प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी लेगी। रेल की जो अच्छी लाइन है, जहाँ ट्रैफिक है, वो आप प्राइवेटाइज कर दो। विद्युत व्यवस्थाएं जहाँ अच्छी हैं, जहाँ इंडस्ट्री की डिमांड है, कंज्यूमर इंडस्ट्री के हैं जो दे सकते हैं, वो आप प्राइवेटाइज कर दो। गाँव में कैसे विद्युत व्यवस्थाएं पहुँचेंगी, या दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ नई लाइन बिछनी है, कौन वो नई लाइन में निवेश करेगा? कोई प्राइवेट आदमी तो करेगा नहीं, सरकार पे संसाधन बचेंगे नहीं। तो आज सब कुछ बेच देंगे, 40 साल के लिए बेच दिया, तो 40 साल अगली सरकार क्या करेगी, कहाँ से संसाधन जुटाएगी? आप लोग की जमीन पर भी नजर है, किसान आंदोलन है पूरा, उस पर क्या कोई रोड मैप बना रहे हैं आप लोग? क्योंकि यूपी चुनाव आ रहा है, चुनाव की वो तैयारी शुरू कर चुके हैं, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान उनके लिए मुद्दा है। आप लोग के लिए क्या मुद्दा होगा जयंत जी, क्योंकि आप बड़ी पार्टी हैं यूपी में और आप गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? वो आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है, लेकिन उनको सबको जो वहाँ बैठे हैं, चाहे वो धरना स्थल पे बैठे हों, चाहे वो गांव में रह रहे हों, चर्चा कर रहे हों उस विषय पे, सबको एहसास हो गया कि सामाजिक शक्ति हमारी है। आंदोलन हम कर सकते हैं, लेकिन उसको सफल अगर बनाना है तो राजनीतिक धार देनी जरूरी है। उसका मतलब ये है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालना। जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी तो इसी रास्ते पर चलेंगे। उनको लग रहा है कि वोट का तो बंटवारा है, किसान कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकता, कभी हिंदू के मुसलमान के झगड़े पे हम कर लेंगे, कभी दूसरे
इशू को रेज कर लेंगे। अब लेकिन अफगानिस्तान की चर्चा आम होगी। पब्लिक कह रही है कि जो विपक्ष है नेता हैं, चाहे आप हों, अखिलेश हों, चाहे चाहे जयंत चौधरी हों, ये लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। सड़कों पे जो लोग उतर रहे हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, हम भी उनका हिस्सा हैं। वो हमारी बात कह रहे हैं, हम उनकी बात कह रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। मैंने तो लगभग 50-60 किसान पंचायतें करी, फिर कोविड की तीसरी लहर आ गई। अब मैं दोबारा सोच रहा हूँ किस तरह से दायरे को बढ़ाया जाए। सरकार कहती है कि सीमित आंदोलन है, सिर्फ हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, तो हमने पूर्वांचल में जाके आंदोलन करे, ये दिखाने के लिए कि गाँवों में जहाँ रह रहे हैं किसान वो सब एक हैं, समझ गए। मंडी को आप चौपट कर दोगे तो खरीदेगा कौन? और अगर आप वाकई प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं तो शर्त क्यों नहीं लगा सकते कि एमएसपी तो दे? ये मोटा मोटी हर एक किसान जान रहा है इस बात। जातीय जनगणना पर क्या स्टैंड है आप लोग की? देखिए- आपके अलायंस तो कह रहा है कि होना चाहिए। मोदी जी जब आए थे उससे पहले वो जो बात कहते थे, ऐसा लगता था बहुत बड़ा रिफॉर्म करना चाहते हैं। हैव नॉट्स की वो वकालत करते थे, जो वंचित समाज है, जो मुख्यधारा में नहीं आ पा रहा, उसकी वो वकालत करते थे। और ये कहते थे कि सरकार के पास डेटा नहीं है, यानी सरकार के पास आंकड़े नहीं है, इसलिए सरकार सही फैसला नहीं ले पाती। आज वही सरकार कह रही है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग से कितने लोग मरते हैं हमें पता नहीं। वही सरकार कह रही है कि किसान आत्महत्या कितना करता है हमें पता नहीं। वो सरकार कह रही है कि कोविड में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं। वो सरकार कह रही है कि रहन दो ना जाति मनगणना। इस बार तो संभव नहीं है। बिहार के भी नेता है, सत्ता में शामिल नेता भी आए, नीतीश कुमार भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, तो उन्होंने तर्क दिए हैं। तो सरकार ज़्यादा दिन बच नहीं पाएगी। जो सरकार ये कहती थी कि हमारे पास डेटा नहीं है, तो डेटा इकट्ठा करने से क्यों बच रही है? यूपी चुनाव को लेकर सर क्या है रोड मैप आप लोग का? क्या गठबंधन में आप लोग जा रहे हैं? सपा आरएलडी का गठबंधन कंफर्म है? चीज़ें अभी तय होंगी और अगले 6 महीने में तस्वीर सामने आएगी। लोगों ने तो मन बना दिया है, हमें उन तक पहुंचना है।